नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। इसके पहले मैं आज की अपराध के एक वाक़ये का जिक्र करूं। कल एपिसोड 398 में मैंने जो बावरिया गिरोह के बारे में आपको बताया था, कैसे एसटीएफ ने उसके सफाए की शुरुआत की थी और किस किस तरह के विभत्स हत्याएं और लूट डकैती उन्होंने अंजाम दिया था। मैंने आपसे ये अनुरोध किया था कि अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह की घटना घटी हो उस ज़माने में, जिस किसी ने इसको महसूस किया हो या देखा हो, तो उसके बारे में बताइएगा। ऐसे करीब 10-12 कमेंट बॉक्स में भी और मेल में भी मेरे पास आए, जिसमें उन्होंने उसी समय की इस तरह की घटनाएं, जिसमें एक घटना तो शायद गोरखपुर की थी, जिसमें परिवार के सभी 12 सदस्यों की हत्या लाठी डंडों से मार के इस बावरिया गिरोह ने कर दी थी। इन सभी घटनाओं में हमारे किस्सागोई परिवार के लोगों ने इसे कच्चा बनियाइन गिरोह कह के संबोधित किया था। कल के कमेंट्स में आप भी पढ़ सकते हैं, इसे कच्चा बनियाइन गिरोह इन लोगों ने कहा था। मैं यही बताना चाहता हूं कि ये जो बावरिया गिरोह था या बावरिया गैंग है, इसे कच्चा बनियाइन गिरोह ही कहते हैं या भी कहते हैं। इन दोनों नामों से बावरिया तो इनकी ट्राइब का नाम है, और इंग्लिश वोकैबुलरी में आप अगर इसको ढूंढेंगे तो ये क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से इनका उल्लेख हर जगह आपको मिलेगा। दरअसल ये घटना करते समय सिर्फ अंडरवियर और बनियाइन ही पहनते हैं, और कभी कभी बनियाइन भी नहीं पहनते, सिर्फ अंडरवियर पहनते हैं। नंगे पैर होते हैं कि इनका जूता चप्पल न छूट जाए, ताकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कोई दिशा मिल सके। नंगे पैर होंगे, सिर्फ अंडरवियर या सिर्फ अंडरवियर और बनियाइन में होंगे। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि अगर ये पूरे कपड़ों के साथ घटना को अंजाम देंगे और कोई भी व्यक्ति जिंदा बच गया या वो डकैती फेल हो गई, तो पुलिस को फौरन यही पता लग जाएगा कि लाल शर्ट, चेक की शर्ट, टी शर्ट, काली पैंट, हरी पैंट, ये सब जो प्रत्यक्षदर्शी होगा वो बताएगा। और फिर रास्ते रास्ते जहाँ चेकिंग की जाएगी, इसी पहनावे के लोगों की चेकिंग की जाएगी। अगर उन्होंने उतार के रख भी दिया है तो भी वो इसी पहनावे के या इसी पोशाक की चेकिंग की जाएगी। दरअसल ये घटना करने से पहले अपने सारे कपड़े उतार कर उसी डीसीएम या ट्रक में रख देते हैं, और घटना करने के बाद जब वापस आते हैं तो अपने सारे कपड़े पहन लेते हैं। इसीलिए मान लिया कोई बच भी गया या किसी ने आते जाते इन्हें देख भी लिया, तो सिर्फ यही बता पाता है कि साहब वो अंडरवेयर बनियाइन या कच्छे और बनियाइन में थे। इनकी पोशाक का कभी किसी ने उल्लेख नहीं किया है कि साहब फला रंग के कपड़े या पैंट या शर्ट ये पहने हुए हैं। इनकी गाड़ियों में 2 कैविटी कम से कम जरूर बनी होती है, क्योंकि ये अपनी गाड़ियां रखते हैं। चोरी की गाड़ियां होती हैं, नंबर प्लेट फर्जी होती है, ट्रक होती है, डीसीएम होती है। जितना बड़ा गैंग हो उतनी बड़ी गाड़ी होती है। खाने पीने का सामान सब कुछ ये लेकर चलते हैं। 2 कैविटी बनाते हैं। पहियों के ऊपर जो सेमी सर्किल आकार का होता है, 90% केसेस में उसी में कटवा के उसके चद्दर को और उसको वेल्ड करा के उसी में कैविटी बनाते हैं। एक कैविटी में पूरा गैंग ईमानदारी से लूट का सारा सामान ला के रख देता है, और दूसरे में सारे असलहे एक साथ रख दिए जाते हैं कि अगर रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़े तो उनको फ़ौरन निकाल कर और उनका इस्तेमाल किया जा सके। इन सब को रखने के बाद ये ट्रकों में जो लेबर के इस्तेमाल करने वाली जो डलिया होती है, जिसे टोकरी कहते हैं, फावड़ा, कुदाल, तसले, खुरपियाँ, ये बड़ी संख्या में रखे रहते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए नहीं, कैमोफ्लाज के लिए, कि अगर कहीं ये रोके जाएं, चेकिंग हो, किसी बड़ी घटना के बाद लंबी लंबी दूरियां जाते हैं, तो जब उतारा जाए तो ये बिल्कुल सामान्य लेबर की तरह बिहेव करते हैं। ये रास्ते में किसी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट को देख लेते हैं, चाहे वो सड़क बन रहा हो, पुल बन रहा हो, फ्लाईओवर बन रहा हो, सरकारी इमारत बन रही हो, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का साइट हो, उसको देख लेते हैं, उतर के वहाँ चाय पानी के बहाने पूछ लेते हैं। अगर कहीं चेकिंग होगी तो ये उसी जगह का नाम बता देंगे
कि साहब वो फला जगह फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें हम काम करते हैं मजदूरी का, और घर में शादी है या घर में त्यौहार आने वाला है, हम सभी लोग अपने घर जा रहे हैं। इसीलिए इंटरसेप्शन में आज तक कभी बावरिया गिरोह किसी चेकिंग में पकड़ा नहीं गया, जब तक कि सटीक मुखबिरी या सटीक सूचना न रही हो। मैंने सोचा आपको ये क्लेरिफाई कर दूं कि यही कच्छा बनियाइन गैंग है, यही कच्छा बनियाइन गिरोह है। जाति इनकी, क्रिमिनल ट्राइब जो है वो बावरिया है। सांसी, बावरिया, बहुत ढेर सारी इनकी 20 क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। बल्कि पहले ये ब्रिटिश पीरियड में एक इसका अलग शेड्यूल बना था और इसके लिए एक अलग एक्ट बनाया गया था। आज़ादी के बाद फिर ये कहा गया कि नहीं साहब, इन्होंने आज़ादी में बड़ा सहयोग किया है, और इसको डी नोटिफाई किया गया था। अब मैं आज जिस अपराध का जिक्र करना चाहता हूँ, जिस वाक़ये का जिक्र करना चाहता हूँ, वो वाक़या है 25 जुलाई 1996 का। मैं उस समय लखनऊ में सीओ महानगर के पद पर काम कर रहा था, पद पर तैनात था, नियुक्त था। मेरी पहली पोस्टिंग थी 95 में। मैं यहाँ आ गया था आजमगढ़ सीओ सिटी के पद से स्थानांतरित होकर। बिल्कुल पास का जनपद है बाराबंकी। चूँकि मैं बाराबंकी भी रह चुका हूँ, लखनऊ से बाराबंकी 17 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप, पहले तो थोड़ा बहुत गैप भी था बीच में, अब बिल्कुल आपको पता नहीं लगेगा कि कब लखनऊ पार हो गया, कब बाराबंकी आ गया। तो वहाँ की ये घटना है, उस समय बहुत सुर्खियाँ बटोरी थी इस घटना ने। शहर के विजयनगर मोहल्ले में रहने वाली मीना कुमारी, ये सुबह सुबह 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास थाने पर पहुंची। कोतवाली शहर इनका थाना था। शहर कोतवाली में इंस्पेक्टर राजमणि मिश्रा ये मौजूद थे। वहां जाकर इन्होंने बताया कि साहब, हम विजयनगर में एक मकान में किराए पर बहुत सालों से परिवार के साथ रह रहे हैं। मैं कुछ दिनों से मायके रह रही थी। मुझे आज बताया गया कि मेरे उस घर में ताला बंद है। घर के लोग कहाँ गए मुझे नहीं पता, मैं भी देख के आई हूँ, वहाँ पर ताला बंद है। उसने बताया कि मेरा पति नरेंद्र कुमार उर्फ छोटू, अपनी माँ मुन्नी देवी, एक छोटा देवर मुन्ना 15 साल का, ननद मंजू 10 साल की, ये सब लोग एक साथ रहते थे। क्योंकि सास ने हम दोनों लोगों का, मैं पति पत्नी का जीना हराम कर रखा था, इसलिए कोई 2-2.5 महीने पहले मेरे पति ने मुझे मेरे मायके, छोटे बच्चे के साथ थी वो, मेरे मायके छोड़ दिया था। मेरा मायका गांव दुंदगढ़, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली में है। मैं वहां से भाग के आई हूँ। देखा वाकई मेरे मकान में ताला बंद है। मैं भाग के आपके पास आई हूँ। मुझे ये भी बताया गया, मेरे पिता को ये भी बताया कि संभवतः मेरे पति की हत्या करके मेरी सास और लोग साथ में उसने नाम बताया था जिसका, कि ये लोग शायद साथ में होंगे, और इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और वहाँ से ताला बंद करके भाग गए। सूचना गंभीर थी। जो साथ में जिस आदमी का जिक्र किया मीना कुमारी ने, वो पलहरी कृषि फॉर्म का कामदार था, हरिनाम सिंह। कि साहब, हरिनाम सिंह भी उस समय था। दिन में ये लोग ताला बंद करके एक जीप से सारा सामान लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे हत्या की आशंका है। थानाध्यक्ष तुरंत विजयनगर मोहल्ले पहुंचे, गवाहों के सामने ताला तोड़वाया, भीतर गए। वहां खून के तमाम निशान पड़े थे। उन्होंने मीना कुमारी को भी भीतर बुलवाया। मीना कुमारी ने देख के बताया कि साहब, कपड़े पहनने के जेवर, बक्से, छोटे मोटे, खाने का थोड़ा मोड़ा सामान, स्टोव, ये सब यहाँ से गायब है। यानी सारा सामान लेकर लोग गए हैं। मेरा छोटा देवर मुन्ना और एक ननद 10 साल की, ये भी यहाँ पर नहीं है। तब इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा कि ये हरिनाम कौन है। उसने कहा, साहब, इस हरिनाम की वजह से हमारा जीना हराम हो गया था, हमारे घर में कलह मचा हुआ था। ये आ जाता था घर में, ये 2 बच्चे भी थे, मैं भी थी, लेकिन ये मेरी सास के कमरे में घुस जाता था, भीतर से सिटकनी बंद कर लेता था। कभी 4 घंटे बाद, कभी 5 घंटे बाद निकलता था। इस पर मैंने आपत्ति की कि आपका एक जवान लड़का और एक छोटी बच्ची 10-12 साल की, ये भी घर में रहती है। ये
इनको आपको क्या लगता है कि इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? सबकी समझ में सब कुछ आ रहा है। इस पर मेरी सास ने मुझे मारा पीटा। शाम को जब नरेंद्र मंडी से लौट कर आए तो मैंने उनसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आज मेरे टोकने पर या मेरे आपत्ति करने पर तुम्हारी माँ ने मुझे मारा है। नरेंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करता। जब तक मैं अपनी आंख से नहीं देख लूंगा मैं इस बात को मान नहीं सकता कि मेरी माँ ऐसा करती होगी। 3 महीने पहले की बात है, जैसे ही हरिनाम आया और मेरी सास के कमरे में भीतर चला गया, कुंडी बंद हो गई, मैं भाग के मंडी गई। मैंने नरेंद्र से कहा कि चलो तुरंत अपनी आंख से भी देख लो। वो भाग कर आया। उसने कमरे के बाहर माँ को आवाज़ दी। माँ ने फौरन घबरा के दरवाज़ा खोला, साथ साथ हरिनाम भी निकला। हरिनाम तेजी से घर के बाहर जाने की कोशिश करने लगा। उस समय नरेंद्र ने उसे रोका। गाली गलौज हुई और मारपीट हो गई। हरिनाम ने भी नरेंद्र को मारा और नरेंद्र ने भी हरिनाम को मारा। उसके बाद तो रोज रोज जब ये झगड़े होने लगे तो फिर मेरे पति ने मुझे वहां से भिजवा दिया। मेरे पति ने मुझे मेरे मायके भिजवा दिया कि यहाँ रोज रोज का जो ये झगड़ा टंटा चल रहा है ये ठीक नहीं है, तुम पहले घर चली जाओ, मैं सब देख लूँगा। पूरी बात इंस्पेक्टर राजमणि मिश्रा की समझ में आ गई। उन्होंने तमाम मशक्क़त के बाद 3-4 दिन में ही हरिनाम को पकड़ लिया। हरिनाम थाने पर आ गए। चूंकि जो बात मीना कुमारी ने बताई थी उसका सीक्वेंस भी सही बैठ रहा था, उसकी टाइमिंग भी सही बैठ रही थी। जिस समय जीप में सारा सामान लद के जा रहा था हरिनाम मौजूद था, ये भी आसपास के लोगों से कन्फर्म हो गया। सास मुन्नी देवी भी साथ में थी, दोनों बच्चे भी साथ में थे, ये भी कन्फर्म हो गया। तो हरिनाम के साथ पहले शुरुआत में बातचीत की गई। हरिनाम साफ मुकर गया, मुझसे क्या मतलब। इसके बाद श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। मजबूत था बहुत हरिनाम, श्रेणीबद्ध पूछताछ भी झेल गया, सत्य बोलक यंत्र और झटका भी झेल गया। पुलिस को ये लगने लगा कि कहीं लगता है पुलिस से गलती हो रही है, लगता है ये निर्दोष है, इसको कुछ नहीं पता है। अन्यथा बड़े बड़े सत्य बोलक और झटका पूछताछ आते आते टूट जाते हैं। इतनी मशक्क़त के बाद वो काफ़ी देर तक बेहोश रहा, फिर से होश में आया। लेकिन बात इतनी सटीक थी कि डिसबिलीव करने का कोई कारण पुलिस के पास था नहीं। तो पुलिस ने अपनी लल्लन टॉप पूछताछ शुरू की। लल्लन टॉप पूछताछ बर्दाश्त नहीं कर पाया हरिनाम और फिर वो टूट गया। उसने फिर पूरा किस्सा बता दिया। उसने बहराइच में मुन्नी देवी को जहां रखा था उस बच्चों के साथ वो पता भी बता दिया। महिला पुलिसकर्मी भेजी गई और मुन्नी देवी और उसके दोनों बच्चे भी थाने पर आ गए, थाना कोतवाली बाराबंकी। उसने आगे बताया कि साहब मंडी में काम करते करते मेरा मुन्नी देवी के यहाँ यानी नरेंद्र उस छोटू के यहाँ आना जाना ज़्यादा हो गया। फिर हम दोनों के संबंध हो गए। मुन्नी देवी की उम्र करीब 40 साल और हरिमोहन की उम्र करीब करीब 35 वर्ष थी। हरिनाम की उम्र करीब 35 साल थी। पहले ये संबंध चोरी छिपे थे, बाद में ये खुलेआम हो गए और हरिनाम मुन्नी देवी के घर पर आने लगा और दोनों एक साथ एक कमरे में बहुत बहुत देर तक रहने लगे, जबकि मुन्नी देवी की बेटी, छोटी बेटी, बेटा और बहू भी घर में रहा करते थे। समस्या तब शुरू हुई जब छोटू यानी नरेंद्र की शादी हो गई। शादी होकर जब बहू आई मीना कुमारी, तो बहू ने डे 1 से ही इसके घर में आने का विरोध शुरू कर दिया। पहले बातचीत से बात होती रही, फिर चूंकि मुन्नी देवी बहुत दबंग किस्म की महिला थी, शरीर से भी बहुत मजबूत थी, फिर जब जब मीना कुमारी ये विरोध करने लगी
मुन्नी देवी उसके साथ मारपीट करने लगी। ऐसे ही एक मारपीट का जिक्र उसने अपने पति नरेंद्र से किया, जिससे नरेंद्र के भी संज्ञान में ये बात आ गई। नरेंद्र का दिमाग चलने लगा। उसने कहा कि पहले तो अपनी पत्नी और बच्चे को घर भेज दूं। बच्चा बहुत छोटा, 1.5-2 महीने का था, और पत्नी थी। उसको उसके मायके रायबरेली शिवगढ़ थाना क्षेत्र में छोड़ आया। फिर एक हथौड़ा मंडी से लाकर अपने घर में एक जगह जहां से इजीली मिल जाए उसको छिपा दिया। सुबह 6 बजे वो रूटीन के हिसाब से मंडी चला जाता है, क्योंकि मंडी का कामकाज सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। वो बीच में बार बार आकर ताक झांक कर जाता था कि ऐसा तो नहीं है कि हरिनाम आया हो। हथौड़ा पहले से छिपा कर रखा था और मौके की तलाश में था कब हरिनाम उसको मौके पर मिल जाए। 21 जुलाई को जब नरेंद्र सुबह सुबह मंडी चला गया 6 बजे ही, तो हरिनाम घर पर 8 बजे पधार गए। हरिनाम के आने के थोड़ी देर बाद ही नरेंद्र भी आ गया। चुपचाप भीतर घुसा, झांक कर देखा, हरिनाम उसकी सास के कमरे में मौजूद थे। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि सास कमरे में है कि नहीं है। वो अपनी छिपाए हुए हथौड़े को फौरन लेकर आ गया। सास यानी मुन्नी देवी उस समय किचन में हरिनाम और अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बना रही थी, खाने का कोई सामान बना रही थी। गुस्से में नरेंद्र उस हथौड़े को लेकर कमरे में घुस गया और घुसते ही उसने वार किया हरिनाम के ऊपर। हरिनाम ने उसे हथौड़ा लेकर आते हुए देख लिया था। वो सतर्क हो गया और बच गया, जोर से आवाज लगाई। यह हल्ला गुल्ला सुनकर किचन से मुन्नी देवी एक बड़ा चाकू लेकर पीछे से घुसी तेजी से, और उसने पहला काम किया, नरेंद्र की गर्दन पे भरपूर वार उसी चाकू से कर दिया। नरेंद्र तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही हरिनाम ने उसके पैर पकड़ लिए और मां मुन्नी देवी ने 10 चाकू उसके चेहरे पर, सीने पर मार दिए। मारने के बाद इन दोनों ने देख लिया कि ये मर गए। नरेंद्र को मरा हुआ देखकर फौरन हरिनाम पलहनी टैक्सी स्टैंड गया। वहां से एक जीप उसने किराए पर बहराइच जाने के लिए कर ली। जब तक वो जीप किराए पर करके घर तक ले आता, तब तक मां मुन्नी देवी और उसके छोटे बेटे मुन्ना ने उसको एक डबल बोरी में शव को बांध दिया। बांधने के बाद एक गद्दे में उसे लपेट दिया। लपेटने के बाद ऊपर से 3-4 सुतलियों से बांध दिया, ताकि दूर से देखने में लगे कि ये अपना बिस्तर बांधकर कहीं ले जाया जा रहा है। फर्श पे जो खून के निशान थे उनको भी धीरे धीरे साफ कर लिया। मुन्ना और मुन्नी देवी ने अपने खून सने कपड़े बदले। खून आलूद कपड़ों को उसने एक पॉलीथीन में करके उसी सामान में जो वो ले जा रही थी रख लिया। घर का जरूरी सामान, खाना बनाने का, साड़ियाँ, कपड़े, बच्चों के भी और अपने भी, वो जीप में रख लिए। हरिनाम, मुन्नी देवी और सत्येंद्र की लाश भी उसी जीप पे रख ली गई। ये वाकया सुबह 10 बजे का है, दिन दहाड़े का है, खुलेआम का है। बहुत से लोगों ने सामान रखते हुए और वो बिस्तर बंद रखते हुए और इन लोगों को बैठते हुए देखा था। किसी को शक नहीं हुआ कि ये जो बिस्तर बंद जैसी चीज़ लग रही है, यानी बंधे हुए बिस्तर जैसी चीज़ लग रही है, इसमें नरेंद्र का शव है। उनको लगा कि ये लोग कहीं जा रहे हैं, या तो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होंगे, या दूसरी जगह नरेंद्र को कोई काम मिल गया होगा। फिर ये वहां घाघरा के ऊपर वाले पुल पर पहुंचकर, उफनाई हुई जुलाई का टाइम था, बरसात हो चुकी थी, उफनती हुई घाघरा में इन्होंने उसके शव को फेंक दिया। और गलती उनसे ये हुई कि खून आलूद कपड़े
उनके सामान में ही रह गए। पुलिस ने मुन्नी देवी, हरिनाम और मुन्ना को हत्या और हत्या के साक्ष्य को मिटाने के आरोप में धारा 302, 302 एंड 201 आईपीसी में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मुन्नी देवी और हरिनाम को जेल भेज दिया गया। मुन्ना चूंकि नाबालिग था, इसको जुवेनाइल कोर्ट में पेश करके और बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। आज की घटना। आज की घटना में अवैध संबंध मां की ममता पर भारी पड़ गए और अवैध संबंध के चक्कर में मुन्नी देवी ने अपनी औलाद का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ना तो उसे लोक लाज का डर था, ना इस बात का ख्याल था कि उसके 2 छोटे बच्चे भी उसकी सारी हरकतें देख रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। न इसका डर था कि इस अपराध के बाद उनका क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ वही अवैध संबंध। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है इस घटना पर यह कहावत सटीक बैठती है, पर दोनों की आंखें सही सलामत थी। जिस समय मुन्नी देवी अपने बेटे पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर रही थी, उस समय भी उसकी आंखें सही सलामत थी। अंधी तो बिल्कुल नहीं थी और न ही हरिनाम अंधा था। पर कहावत है तो है। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के संबंधों में जो हत्याएं हैं, मैं बहुत ढेर सारी इस तरह की घटनाओं का जिक्र कर चुका हूं अपने तमाम एपिसोड्स में। और इस तरह के अपराधों को देखते देखते एक, जैसे कहते हैं ना कि एक आदत सी बन गई है, एक संवेदनशीलता जो होती है आदमी की, वो धीरे धीरे कम हो गई है कि नहीं नहीं ऐसा हो सकता है। सामान्य आदमी तो मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन इनसाइडर की तरह अपराध में भीतर जाकर देखने के बाद आज पता नहीं क्यों मुझे साहिर लुधियानवी की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, देखा है जिंदगी को इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। यही हालत हो गई है इतनी घटनाओं को देखने के बाद। हालांकि इसी तरह जो ये प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, जो इसकी हेडलाइन अखबारों में निकली थी कि महिला ने प्रेमी संग पति की हत्या कर लाश घाघरा में फेंकी। प्रेमी संग, प्रेम किया था, मोहब्बत की थी। शकील बदायूनी साहब ने इस पे भी एक शेर लिखा जो दिल दिया दर्द लिया फिल्म में रफ़ी साहब ने गाया। आप जरूर सुनिएगा कि गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। इतनी पुलिस सेवा में इतनी ज़्यादा इस तरह की घटनाओं को देख के ये दोनों शेर, साहिर लुधियानवी साहब का और शकील बदायूनी साहब का, ये दोनों मेरे दिमाग में कौंध रहा था। मैंने सोचा कि अपने परिवार के लोगों से इन दोनों शेर को भी शेयर कर लूँ। आपको भी अगर ऐसा कुछ इस घटना को देखकर याद आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं उसका जिक्र करूँगा, जैसे कल के कमेंट्स का आज मैंने जिक्र किया है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मेरे पर या मेरी मानसिकता पर, मेरी संवेदनशीलता पर, जो किसी भी व्यक्ति की संवेदनशीलता, इनबिल्ट संवेदनशीलता है, उस पर कितना बुरा प्रभाव डालती हैं इस तरह की घटनाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।